हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंक्शन को लेकर। ठीक है, लगभग स्टूडेंट्स की इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स रहती हैं। आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन को फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। तो लेट कर लिया मैंने ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है, देन फंक्शन f from a to b is a rule that assign each element of set a to a unique element of set b। ठीक है, फंक्शन क्या होता है भाई? एक रूल होता है, एक मैपिंग होती है जो सेट ए के एलिमेंट्स को, ईच एलिमेंट को यूनिकली कहा कि किसके ऊपर मैप करता है? सेट बी के एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे ये मैंने ले लिया आपका सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। ठीक है, सेट ए के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3 और इधर मैंने ले लिया ए बी और सी। एफ कोई मैप है जो सेट ए से सेट बी के ऊपर है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं असाइन एलिमेंट्स को। तो मैंने 1 को असाइन कर दिया बी के ऊपर, 2 को असाइन कर दिया ए के ऊपर और 3 को असाइन कर दिया सी के ऊपर। तो ये क्या हो गया? आपका एक फंक्शन हो गया। क्यों? ईच एलिमेंट, यानी कि इधर से एक एलिमेंट उठाया, उसको एक एलिमेंट के साथ ही मैप करवा दिया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट उठाया, उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मैप करवा सकते हो, लेकिन एक एलिमेंट को आप दो एलिमेंट्स के साथ मैप नहीं करवा सकते। जैसे मैंने 2 को ए के साथ भी मैप करवा दिया, 2 को सी के साथ भी। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये दो आउटपुट दे रहा है। अब ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हर एक जो एलिमेंट है वो हम एक एलिमेंट के ऊपर ही मैप करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो 3 है वो भी आपका बी के ऊपर ही मैप हो जाए। ठीक है भाई, एक एलिमेंट एक से ही तो मैप हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि 3 की दो इमेजेस आ गई। ठीक है, तो 1 की इमेज भी बी आई यहाँ पे और 3 की इमेज भी बी आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका फंक्शन हो गया जो डोमेन के। अब जो सेट ए जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, डोमेन का मतलब वो सेट जिसके लिए फंक्शन आपका वेल डिफाइंड हो, यानी कि इनफाइनाइट ना बने। ठीक है, बी क्या होता है? बी आपका होता है को डोमेन। ठीक है, यानी कि वो सेट जहां पे फंक्शन अपनी आउटपुट लेके जाता है। ठीक है, चलो अब ये तो होगी डोमेन और कोडोमेन। अब देखो नेक्स्ट एक और हम बनाते हैं। ये मैंने ए से बी के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया। ठीक है, एफ डिफाइन करवा दिया फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखो, जब आपने 2 की इमेज निकालोगे तो 2 की इमेज एफ ऑफ 2 आपका किसके इक्वल आएगा भाई? 3 के इक्वल आ गया। 3 आपका 4 देगा और 4 आपका 5 देगा। ठीक है, अब क्या ये जो मैपिंग है ये फंक्शन बनेगी आपकी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इधर एक एलिमेंट है जो 1, वो आपका रह गया जिसकी कोई इमेज नहीं आई। ठीक है ये डोमेन का एलिमेंट। तो अगर डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है उसकी इमेज आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका फंक्शन नहीं बना। ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखते हैं क्या अब ये फंक्शन बनता है। देखो, अब यहां से जब आप 1 की इमेज निकालोगे तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल आ गया भाई। 3 के इक्वल 2 किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल 3, 5 के और 4 6 के। अब ये डेफिनेटली आपका क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इधर से हर एक एलिमेंट की
एक यूनिकली इमेज आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही हैं, और डोमेन के किसी भी एलिमेंट की ऐसा नहीं है कि इमेज ना आई हो, हर एक एलिमेंट की इमेज मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई फंक्शन। अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन के बीच में आप डिफरेंस समझते हैं। ये सपोज कर लिया आपका सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। इधर वही मैंने 1 2 3 ले लिया और इधर ए बी और सी ले लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेशन आर की, फ्रॉम ए टू बी, क्या होता है भाई, आर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक रिलेशन डिफाइन करवा लेता हूं आर, जिसके अंदर मैंने ले लिया कि 1 आपका ए के साथ रिलेटेड है, 1 आपका बी के साथ, 2 आपका सी के साथ, और बस। अब पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, क्या ये रिलेशन आपका है भी या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब चेक कर लो, इधर 1 है, इधर ए है, पहला एलिमेंट मिल गया, 1 के साथ बी दूसरा एलिमेंट मिल गया, 2 के साथ सी तीसरा भी मिल गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है, ठीक है। अब मैं बात करूं फंक्शन की, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई, ठीक है, ए से बी के अंदर ही, ठीक है। और उनकी इमेजेस मैंने कुछ इस तरह से ले ली कि मैंने 1 की इमेज ले ली, चलो यही ले लेते हैं फंक्शन भी, ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी यही ले ली। अब मुझे बताओ, क्या जो ये रिलेशन था ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। क्या जो ये रिलेशन आपने डिफाइन किया है ये फंक्शन बनेगा ए से बी के अंदर, आपने सिर्फ इतना चेक करना है। तो फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए भाई, 1 को आपने ए के साथ किया, 1 को बी के साथ और 2 को सी के साथ। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, डोमेन के हर एलिमेंट्स की इमेज मौजूद है। तो इधर देखो, पहली बात तो ए की कितनी इमेज आ गई भाई, 2 इमेज आ गई, ठीक है। इसका मतलब यहीं पे गलत हो गया सिचुएशन। और दूसरी बात, यहाँ पे जो 3 एलिमेंट है डोमेन का, उसकी कोई इमेज नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन से कभी भी फंक्शन बन भी सकता है और जरूरी भी नहीं है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं हर एक रिलेशन हो वो आपका फंक्शन बने, ठीक है। तो ये डज नॉट इम्प्लाई। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं फंक्शन की, ठीक है, कि मैंने कोई फंक्शन डिफाइन करवा दिया सेट ए से सेट बी के ऊपर, जैसे ये मैंने सेट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। इधर ले लिया 1 2 3 और इधर ले लिया मैंने 3 4 5, ठीक है। एफ मैंने डिफाइन करवा दिया भाई, फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो जैसे इसको आप मैप कराओगे फंक्शन को, तो 1 की इमेज क्या आएगी, इधर 3 आ गया, 2 की इमेज 4 आ गया और 3 की इमेज 5 आ गया, ठीक है। यानी कि इधर आ गया 1 की 3 2 4 और 3 5, ये आपका फंक्शन आ गया। अब आपने, मैं पूछ रहा हूं क्या जो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है क्या ये रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो ये सेट है ये ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। आप चेक करो क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। इधर से 1 और 3 मिल गया, 2 और 4, 2 ये रहा 4 ये रहा, मिल गया, 3 5 3 और 5 मिल गया। तो इसका मतलब जो फंक्शन था अपना उसने क्या इंप्लाई कर दिया कि वो क्या है, रिलेशन भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एवरी फंक्शन इज रिलेशन, कोई भी फंक्शन होगा वो आपका क्या बनेगा, रिलेशन। एवरी फंक्शन इज रिलेशन, ठीक है। बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन, लेकिन जरूरी नहीं हर रिलेशन आपका क्या हो, फंक्शन हो। मे बी वो हो सकता है और मे बी वो ना भी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन और रिलेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। एफ आपका कोई फंक्शन है भाई फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए क्या है भाई, ए उसकी होगी डोमेन और बी क्या है, बी होगी उसकी को डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, रेंज की। रेंज सेट क्या होता है फिर, ठीक है।
अब सपोज करो इधर से कोई एक आ गया x, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जब आप उस x को रखोगे तो कोई वैल्यू आएगी एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स इन ए। यानी कि जो रेंज सेट होता है वो क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर आप डोमेन से एलिमेंट्स उठा के रखोगे तो जो आउटपुट आ रही है उन सभी आउटपुट्स का आपने एक सेट बना लेना है, और वही सेट क्या बन जाएगा, आपका रेंज सेट बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इधर 1 2 3, इधर मैंने ले लिया भाई 2 3 4 और 5, ठीक है, ये सेट ए से सेट बी एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने, एक्स प्लस 1 ले ली, ठीक है। तो इधर देखो क्या ये फंक्शन बनेगा, पहले तो यही चेक करो, 1 की इमेज आएगी 2, 2 की 3, 3 की 4, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, फंक्शन तो बन गया। लेकिन इसकी कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन, तो कोडोमेन तो इसका सेट बी है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं रेंज सेट की बात करूं तो वो किसके इक्वल आया, 2 3 4, यानी कि वो एलिमेंट्स जो आपके डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज आए, तो वो क्या है 2 3 और 4 है, तो ये क्या हो गया आपका रेंज सेट। दूसरी बात, जो रेंज सेट है वो हमेशा किसके अंदर कंटेंट होगा भाई, को डोमेन सेट के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि रेंज सेट आपका कोडोमेन के इक्वल हो, लेकिन ये ऑलवेज इसके अंदर कंटेंट करेगा, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको समझ आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हुए देखो, आपने पढ़ा था कि आर एक रिलेशन था फ्रॉम ए टू बी, ए की कार्डिनलिटी एन ले ली, बी की कार्डिनलिटी एम ले ली, तो नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके किसके इक्वल आए थे, 2 की पावर एम एन के इक्वल आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, एफ एक फंक्शन ले लिया भाई फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एफ एक फंक्शन ले लिया ए टू बी, ए की कार्डिनलिटी एन ले ली, बी की कार्डिनलिटी एम ले ली, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, ठीक है। तो इधर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लो फटाफट से। इधर सपोज करो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, इधर भी मैंने ले लिए 4 एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ फंक्शन क्या कहता है भाई, इधर से एक एलिमेंट इधर से किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो आपने उठाया यहाँ से एलिमेंट 1, ठीक है। अब 1 के लिए कितनी चॉइस मौजूद है आपके पास, 4 चॉइस मौजूद है, यानी कि 1 के लिए कितनी चॉइस, 4 चॉइस। 2 के लिए कितनी चॉइस मौजूद है, फंक्शन है, हो सकता है कि 1 की इमेज भी ए हो और 2 की इमेज भी ए ही हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो 2 के लिए भी कितनी चॉइस होगी, 4 चॉइस, और 3 के लिए भी कितनी चॉइस होगी, 4 चॉइस। और जब टोटल नंबर निकालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 की पावर 3। समझ आया, जो आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा था वही है यहाँ पे भी। अब ये 4 क्या था भाई, कार्डिनलिटी ऑफ बी, और 3 क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, 4 की पावर 3। तो इधर देखो भाई ए की कार्डिनलिटी n है, बी की कार्डिनलिटी m है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे, m की पावर n, ठीक है। अब ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब जब हम 1 1 और 1 2 पढ़ लेंगे उसके बाद उनकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो किसके इक्वल आएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भाई टाइप ऑफ फंक्शंस, यानी कि कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, छोटे छोटे हैं कुछ, तो उनको हम फटाफट से देख लेते हैं कि किसकी क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई आपका कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो एफ हमने डिफाइन कर दिया फ्रॉम सेट ए टू बी या आर टू आर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होंगे भाई,
जिसकी डोमेन और कोडोमेन वो किसके सबसेट हो, सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इधर कैसे डिफाइन होगा भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी आउटपुट रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया भाई, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब आप x की वैल्यू कोई भी ले लो, इसकी आउटपुट हमेशा कितनी रहेगी, 5 रहेगी। 0 के लिए भी 5 ही देगा और इधर 10 के लिए भी कितनी देगा, 5 ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। दूसरी बात, अगर इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है भाई, आर है, कोडोमेन क्या ली है, आर ली है। लेकिन अगर रेंज सेट की बात करूं तो रेंज सेट यहाँ पे किसके इक्वल है, सिंगलटन सेट, ये वाला। ठीक है, ये इसका रेंज सेट है। क्यों, क्योंकि जब आप कोई भी x की वैल्यू रखोगे तो आउटपुट हमेशा किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल ही आएगी। तो इसका जो रेंज सेट है वो सिंगलटन सेट है, 5 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन f डिफाइन करवा दिया, r से r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी आउटपुट हम, जो भी इनपुट हम उस फंक्शन को दे रहे हैं वो आउटपुट भी वही सेम टू सेम दे रहा है। जैसे f, अच्छा अब इसको समझते हैं, देखो ग्राफ बनाए अगर इसका हम, तो अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो वैल्यू 1 आएगी, 2 डालूंगा तो 2, माइनस का 2 डालूंगा तो माइनस का 2। तो ये क्या बनेगा, ये एक लाइन ही बन जाएगी जो ओरिजिन से पास होगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए डोमेन वही आर होगी, कोडोमेन भी आर ही होगी और रेंज सेट भी इसका आर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फंक्शन है भाई, वो आपका है लीनियर फंक्शन। f डिफाइन करवा दिया r से r सच दैट fx इज इक्वल टू ax प्लस b। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका मॉडुलस फंक्शन। f डिफाइन करवा दिया r से r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू mod x। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन लगभग सभी को पता है, फिर भी समझ लो f ऑफ x की वैल्यू mod x, यानी कि जो इसकी आउटपुट आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू x इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x की वैल्यू लेस देन 0। यानी कि जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू x ही लेनी है, और जब आपका x लेस देन 0 हो तो इसकी वैल्यू माइनस x लेनी है। अगर इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ये बनता है। ठीक है, अब देखो इसकी डोमेन आपने क्या ली, डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज की बात करूं मैं तो रेंज देखो, रेंज होती है आपकी वाई एक्सिस के ऊपर। आपने बना लिया ग्राफ, अब चेक करो कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है। तो देखो भाई वाई एक्सिस के साथ ये ऊपर वाली वाई एक्सिस के ऊपर तो मिल गया ग्राफ, लेकिन क्या नीचे कोई ग्राफ मिला, नहीं मिला। इसका मतलब इसका जो रेंज सेट है वो क्या मिलेगा आपको, क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, या फिर आर पॉजिटिव यूनियन क्या कर दिया 0। इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, ओपन क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, या फिर आर पॉजिटिव यूनियन 0। आर पॉजिटिव जो आपका सेट होता है उसके अंदर वो इक्वल होता है आपका ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइन करवा दिया
आर से आर के ऊपर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अभी इसकी आउटपुट कैसे आएगी आपको, जैसे एफ आपने पुट कर दिया 1.5, तो ये क्या कह रहा है, इस एक्स से लेस देन और इक्वल टू जो भी इंटीजर है इसकी आउटपुट आएगी वो, यानी कि 1.5 तक या 1.5 से पहले जो भी सबसे पहला इंटीजर आएगा वही इसकी आउटपुट होगा। तो देखो अगर मैं रियल लाइन के ऊपर बात करूं तो ये हो गया आपका 0 1 और ये हो गया आपका 2, इधर कहीं आपको 1.5 मिलेगा, तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा 1, तो इसका मतलब 1.5 की आउटपुट कितनी आएगी 1 आएगी। दूसरा अगर मैं ले लूं f ऑफ 3.2, तो ये हो गया 3 और इधर कहीं मिलेगा आपको 3.2, तो अगर इसकी आउटपुट आप चेक करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो 3.2 से इक्वल या उससे छोटा इंटीजर, तो 3.2 तो इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटा इंटीजर कौन होगा 3, तो इसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी 3। अब अगर इधर मैं माइनस में बात करूं तो सपोज करो इधर आपका हो गया -0.5, तो अगर f -0.5 निकालोगे तो उसकी वैल्यू देखो, अब आपने क्या देखना है, इससे इक्वल या उससे छोटा, तो माइनस में छोटा इधर आएगा, ये हो गया आपका -1, तो इससे छोटा पहला इंटीजर कौन है -1 है, तो इसका मतलब इसकी आउटपुट कितनी आएगी -1 के इक्वल आएगी। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 0 -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3 -1 -2 और -3। ठीक है, अब मुझे बताओ 0 क्लोज और ओपन 1, ठीक है, इस वाले इंटरवल के लिए क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन, ठीक, इस इंटरवल के लिए जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चेक करोगे तो उसकी आउटपुट कितनी आएगी भाई, तो उसकी आउटपुट आएगी आपकी 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा इंटीजर कौन है 0 ही है। अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं क्लोज इंटरवल 1 से 2 ओपन, यानी कि इस वाले इंटरवल के लिए वैल्यूज क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 1 के लिए तो क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो देखो 1 यहाँ पे मैंने क्या बनाया है ओपन बनाया है, इसका मतलब 1 की जो वैल्यू है वो ऊपर है, 1 से लेके 2 से पहले तक की सारी वैल्यूज की आउटपुट क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू आपकी 2 पे पहुंचेगी तो 2 आपका खुद एक इंटीजर है, तो 2 के लिए आउटपुट क्या आ गई 2, तो वो यहाँ पे बनेगी, और 3 के लिए फिर से क्या हो जाएगा ओपन। तो इस तरह से ये स्टेप फंक्शन आपका बनता चला जाएगा। आप इधर आ जाओ माइनस के लिए, आप जब 0 से -1 के लिए आओगे तो आउटपुट 0 के लिए तो क्या आ गई 0, तो इधर से ये हो गया ओपन आपका, लेकिन -1 के लिए और -1 से छोटे सब के लिए क्या आएगी वैल्यू -1। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जैसे आप -1 से और छोटे नंबर की तरफ चलते हो -1.5, सबकी आउटपुट क्या आएगी 2, तो इधर से ये तो 1 की आउटपुट तो आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन इन सभी की आउटपुट आपको क्या मिलेगी -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलो तो फटाफट से बताओ मुझे वैल्यू ऑफ -3.5 और वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ -5, चलो बताओ फटाफट से क्या होगी। माइनस का 3.5 यानी कि इससे इक्वल और इससे छोटा इंटीजर, तो -3.5 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा माइनस का 4, 3 खुद एक इंटीजर है तो इसकी आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल, -5 खुद एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू -5 ही आएगी। ठीक है, तो ये क्या था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक सिग्नम फंक्शन, वो देखो क्या होता है। सिग्नम फंक्शन f होता है आपका
R से R such that f of x is equal to 1 0 minus 1 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं भाई सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब देखो अगर इसके ग्राफ की हम बात करें, ये हो गया आपका 0, 0 के लिए तो 0 देगा, जैसे ही वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उसके लिए क्या देगा, 1 देगा। तो ये सपोज करो आपका 1 हो गया। ठीक है, और जैसे ही 0 से छोटी वैल्यूज आएंगी उनके लिए आउटपुट क्या देगा, -1। तो ये क्या होगा आपका -1, और ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं भाई सिग्नम फंक्शन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। f from r to r such that f of x is equal to a की पावर x। ठीक है, जहां पे जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 होगी। ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो जो इसका ग्राफ होता है वो होता है भाई ये वाला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है आपका। ठीक है, अगर बात करें इसी में कि डोमेन क्या होगी, तो देखो डोमेन क्या होती है भाई, एक्स एक्सिस की वैल्यू कि किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है। तो इधर से देखो ये हो गया -इंफिनिटी और इधर +इंफिनिटी, सबके लिए वैल्यूज दे रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन तो होगी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब बात करें किसकी, रेंज सेट की, कि रेंज सेट क्या होगा। तो वही देखो चेक करो वाई एक्सिस की, कि वाई एक्सिस की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है। तो इधर देखो ये 0 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन 0 को टच करने की कोशिश करेगा ये ग्राफ, और एक ऊपर -इंफिनिटी को। तो रेंज हो जाएगी आपकी ओपन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट जो इसका इनवर्स फंक्शन बोल दो या रेसिप्रोकल फंक्शन बोल दो, वो है लॉगरिथम फंक्शन f। अब देखो इसकी जो लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी r पॉजिटिव से r, और f ऑफ x इज इक्वल टू log बेस a ऑफ x, और a की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, जब लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ की हम बात करें तो वो होता है ये वाला। ठीक है, तो इधर से देखो ये इधर फिर किसको टच कर रहा है, y नेगेटिव y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होती है, x एक्सिस। क्या इन वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका डिफाइन हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, 0 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ये क्या हो गया इसकी डोमेन हो गया। और अगर रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट देखो y एक्सिस, इधर नेगेटिव y एक्सिस -इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव +इंफिनिटी, यानी कि क्या हो जाएगी, r ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जिनकी डोमेन रेंज आपको याद होनी चाहिए कि किसकी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि आगे जब आपका फंक्शंस, जब एक से ज्यादा फंक्शन एक साथ मिल जाएंगे उसके लिए इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन क्या होती है। इन सभी चीजों का यूज करके आप आगे फिर उनकी डोमेन या रेंज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 1 ऑन टू इनटू और मैनी वन फंक्शंस की, कि ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भाई 1 फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन f इज, f डिफाइन कर दिया फ्रॉम a टू b इज said to be 1 if distinct element of domain have distinct images in codomain। देखो क्या कह रहा है
किसी भी फंक्शन को वन वन फंक्शन कब बोलोगे आप, जब उसके डोमेन से आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स उठाए, ठीक है, और जब उनकी इमेज कैलकुलेट करी वो भी क्या ही अलग अलग, तो उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। देखो जैसे ये मैंने ले लिया 1 2 3 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया मैंने इधर भी, और इधर भी मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अब इधर देखो, तो जब आप वन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यानी कि वन की इमेज, तो वो किसके इक्वल आएगी भाई, 1 + 2 3 के इक्वल। जब टू की इमेज कैलकुलेट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल। 3 की इमेज 5 के इक्वल, 4 की इमेज 6 के इक्वल। इस तरह से हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेजेस आती जाएंगी। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, वन वन, यानी कि इधर से भी वन और इधर से भी वन, वन का वन के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको आप वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके इसको प्रूव करते हैं। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है भाई, कि अगर आप कोडोमेन से इफ टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज देन एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये होता है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे डोमेन के, यानी कि इफ वन इज नॉट इक्वल टू टू इंप्लाइज क्या करे, एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या कह रहा है, कि यदि मैं ले लूं x1 और x2 डोमेन से, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रूव ले लिया मैंने कि इनकी जो इमेजेस है वो क्या है, इक्वल, यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है कि जो x1 है वो किसके इक्वल आ जाए, x2 के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, वन वन। जैसे अगर इसी फंक्शन के लिए मैं बात करूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 के लिए, तो कैसे होगा, देखो मैंने मान लिया अभी x1 x2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि x1 + 2 इज इक्वल टू x2 + 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब जो फंक्शन है वो आपका क्या बन जाएगा, वन वन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन आपका वन वन है या नहीं है। उम्मीद है समझ आया होगा। वन वन क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी कि डोमेन से दो अलग अलग एलिमेंट्स उठाओ और उनकी इमेजेस भी कैसी आनी चाहिए, अलग अलग ही, तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन। अब इससे जो नेक्स्ट है वो क्या है भाई, मैनी वन। देखो अब क्या है भाई, मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन क्या कह रहा है, मैनी वन कह रहा है ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be many one if two or more than two elements of domain have same images in codomain। आपने कोई फंक्शन डिफाइन करवा दिया सेट ए से सेट बी के ऊपर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन। कब, जब मैनी इधर आएगा वन इधर है, मैनी मतलब इधर से मैंने ले लिए, ठीक है, वन की इमेज भी मैंने ए डिफाइन करवा दी और टू की इमेज भी ए डिफाइन करवा दी, देखो हो गए मैनी, और इनकी इमेज क्या आ गई वन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। समझो, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट डोमेन के, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट डोमेन के अगर सेम इमेज दे रहे हैं
तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने f डिफाइन करवा दिया भाई, r से r एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो आप क्या चेक करोगे, आपने चेक कर लिया कि भाई x1 और x2 मैंने एलिमेंट ले लिए कहां से, डोमेन से, यानी कि r से। और मैं कह रहा हूं f ऑफ x1 इज इक्वल टू है f ऑफ x2 के, यानी कि x1 स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है। यहां से 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, और यहां से आपका x1 किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस x2 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम आ रही है। देखो अगर मैं निकालूं f ऑफ 2, तो इमेज कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 9। और अगर मैं निकालूं f ऑफ -2, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 5, यानी ये भी कितना आएगा, 9 के इक्वल। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, मैनी वन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका भाई इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, तो f मैंने डिफाइन कर दिया, फंक्शन a टू b इज से टू बी इनटू, कब बोलेंगे इसको इनटू, when there exist at least one element in codomain such that there is no pre-image of that element, ठीक। यानी कि क्या कह रहा है, कोई एक फंक्शन आपने डिफाइन करवा दिया a से b के ऊपर, ठीक है। जैसे ये हो गया 1, इसकी भी ये, और ये हो गया, ठीक है। आपने फंक्शन a से b के ऊपर डिफाइन करवा दिया। अब इसको इनटू फंक्शन कब बोलेंगे, इनटू जब कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे हमें ऐसा मिल जाए, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज हमें इस सेट के अंदर ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एलिमेंट C है वो इधर से कोई भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इधर C की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था ये आपका कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन वन वन है, वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, वन की इमेज अलग होनी चाहिए, टू की इमेज अलग होनी चाहिए, लेकिन वन और टू की इमेज मिलके क्या होगी, ए ही है, तो यानी कि इमेज सेम होगी, तो फंक्शन कैसा बना, मैनी वन बना, ठीक है। इधर देखो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं मिली, अगर प्री इमेज नहीं मिली तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इनटू और ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है भाई, there does not exist, कि ऐसा कोई भी हमें एक एलिमेंट ना मिले जिसकी प्री इमेज ना मिले हमें, ठीक है। अगर मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, 3 की इमेज ले ली मैंने b और 4 की इमेज ले ली मैंने c, ठीक है। क्या कह रहा है, फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे, जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की हमें क्या मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए डोमेन के अंदर। तो इधर देखो a की प्री इमेज कौन बनी, 1 भी बनी और 2 भी बनी, ठीक है। b की इमेज प्री इमेज कौन बनी, 3 बना, c की प्री इमेज कौन बना, 4 बना। क्या इधर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना हो, सबकी प्री इमेज है, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, ऑन टू हो गया, ठीक है। अब मैं 1 1
मैनी वन, ऑन टू और इनटू। ठीक है, अब इसको देखो, वन वन के साथ अगर इनटू लगा दोगे तो वन वन इनटू फंक्शन बन जाएगा, वन वन के साथ ऑन टू लगा दोगे तो वन वन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, मैनी वन के साथ आप ऑन टू लगा रहे हो तो मैनी वन ऑन टू, और ये क्या बन जाएगा, मैनी वन इनटू। तो इस तरह से ये चार फंक्शन भी बन जाएंगे, प्रॉपर्टीज हो ही रहेंगी। अगर वन वन इनटू है, वन वन का मतलब डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगी, और अगर वन वन इनटू है तो इसका मतलब इधर कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैनी वन ऑन टू है, मैनी वन का मतलब दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी इमेज सेम है, लेकिन ऑन टू है इसका मतलब क्या हुआ, इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट ना कर रही हो। जैसे यही एग्जांपल है, इधर देखो दो की इमेज आ गई सेम, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया, लेकिन इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज इधर ना हो। ठीक है, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल रही है तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मैनी वन, वन वन, ऑन टू और इनटू को समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका छोटा सा इवन और ओड फंक्शन। ठीक है, कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स। चलो उनको छोड़ो, पहले हम कर लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स वन वन ऑन टू और इनटू के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बताओ, एक सेट ए है जिसके पास 10 एलिमेंट है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ फ्रॉम ए टू ए, कितने होंगे। ठीक है, अब जो फॉर्मूला था वो क्या कह रहा था, कोडोमेन की कार्डिनलिटी की पावर डोमेन की कार्डिनलिटी। ठीक है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 10, और डोमेन की भी कितनी है, 10। तो ये क्या आ गया, आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गए। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ, अच्छा अभी हमने वन वन और ऑन टू फंक्शन पढ़ लिए, तो अगर मैं कहूं एफ, मैंने ए टू ए एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया, ए की कार्डिनलिटी n है, तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू है उसको क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव, और वन वन ऑन टू साथ है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इधर ए से बी मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, या फिर ए से ए ही है तो इधर भी मैंने क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ वन वन कब होगा, जब इधर से एक एलिमेंट की इमेज ए की आए। तो मुझे बताओ वन के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, वन के लिए आपके पास 3 चॉइस है। ठीक है, टू के लिए सपोज करो वन को मैंने 3 पे मैप कर दिया। ठीक है, टू के लिए कितनी चॉइस बची, 2 चॉइस बची, तो टू के लिए कितनी चॉइस, 2, और 3 के लिए तो एक ही चॉइस बची, और ये क्या हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, तो अगर बात करें किसकी, बाइसेक्टिव फंक्शन की, सेम सेम सेट टू सेम सेट, तो वो क्या आएगा, जो सेट की कार्डिनलिटी है उसका फैक्टोरियल। इधर सेट ए की कार्डिनलिटी n थी, तो टोटल नंबर ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शन किसके इक्वल आएंगे, n फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं एक क्वेश्चन, अब फटाफट से मुझे बताओ, एफ मैंने डिफाइन कर दिया भाई, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर, और एफ एक्स है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब मुझे बताओ वन वन ऑन टू मैनी वन इन टू में से कौन कौन सा ये होगा, फटाफट से बताओ।
और दूसरा डिफाइन कर दिया आर से आर के ऊपर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ फटाफट से क्या होगा। चलो तो ये देखो, एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर है, तो इधर देखो आप एक दो एलिमेंट्स इधर ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4। 1 की इमेज कौन आएगी भाई 2, 2 की इमेज कौन आएगा 4। ठीक है, बस इतने में ही समझ आ जाना चाहिए कि इधर देखो सब एलिमेंट्स की इमेज तो अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया भाई 1 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं 1 1 के अंदर, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट है। दूसरी बात, इधर ये 1 है, क्या आपकी इधर कोई प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो 1 1 के साथ कैसा हो गया इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब उधर देखो एफ एक्स आपका किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो पहले तो एक बार ग्राफ बना लो अगर आपको पता है तो, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 1 1 के लिए दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आएंगे। अब आपने यहां से चेक कर लिया कि ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसकी इमेज कैसी आ रही है सेम। जैसे एफ ऑफ 2 निकालोगे तो वो भी 4 आएगा, और एफ ऑफ -2 निकालोगे तो वो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई, तो फंक्शन कैसा हो गया मैनी वन। ठीक है, मैनी वन। अब दूसरी बात, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है भाई आर से आर के ऊपर, तो क्या इन वैल्यूज की कोई प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो भाई फंक्शन कैसा हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज, आपका जो फंक्शन का 1 1 और मैनी वन है, 1 1 और मैनी वन इनटू और ऑनटू है। जो 1 1 और मैनी वन है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई डोमेन के ऊपर, कि आप फंक्शन की डोमेन क्या ले रहे हो। और ये जो इनटू और ऑनटू है ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे को डोमेन के ऊपर। जैसे अगर इस फंक्शन की डोमेन में r प्लस से r कर दूं, r पॉजिटिव से r, तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका ग्राफ 0 पे ओपन, क्योंकि 0 हमने लिया ही नहीं। अब देखो क्या दो वैल्यूज डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट आएगी, नहीं आएगी, तो फंक्शन कैसा हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, दूसरी बात इनटू और ऑनटू की बात करें तो वो देखो इधर के जो एलिमेंट मिलेंगे उनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो मतलब 1 1 और क्या हो गया इनटू हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या चेंज किया इसकी कोडोमेन को चेंज किया। कोडोमेन भी क्या ले ली मैंने इसकी आर पॉजिटिव ले ली। ठीक है, तो जैसे कोडोमेन आर पॉजिटिव लोगे यानी कि y की वैल्यूज भी मैंने यहां से यहां ले ली, तो ये तो बची नहीं अब, और बची नहीं तो इसकी वैल्यूज की प्री इमेज आ रही या नहीं आ रही, नहीं आ रही, उसका हमने कोई मतलब नहीं अब। तो इसका मतलब हर एलिमेंट्स की हमें क्या मिल जाएंगी प्री इमेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा 1 1 और ऑनटू। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 1 और मैनी वन फंक्शन के डोमेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनटू और ऑनटू फंक्शन की कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े, उसके बाद वन वन मैनी वन ऑनटू और इनटू पढ़ा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और बचे हुए फंक्शन के कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।